नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, मैं आज लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही शानदार विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये दोस्तों आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, आप इसको ज़रूर देख के जाइएगा। और इसके अलावा ये पटवार, वन रक्षक, वनपाल, एसआई इनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप विज्ञान के टॉपिकों को विस्तार से देखना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। देखिएगा पहला प्रश्न, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? तो आपका यहाँ पर जवाब है एपीकल्चर। क्या होगा? एपीकल्चर। मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन को कहते हैं एपीकल्चर। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो आपका जवाब होगा के। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो कैल्शियम एल्यूमिनेट और सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है सीमेंट। सीमेंट एक मिश्रण होता है। चलिए अगला प्रश्न, खट्टे फलों में होता है, खट्टे फलों में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? साइट्रिक अम्ल होता है। पांचवा प्रश्न देखिएगा, कार्य की इकाई है, तो कार्य की इकाई होती है जूल। क्या होती है दोस्तों? जूल। बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा, कार्य की इकाई जूल। अगला प्रश्न देखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को अपन फ्रियोन के नाम से जानते हैं। इसका सूत्र होता है CF2Cl2। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या डाईफ्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं इसको, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियोन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, सोने को घोलने वाला अम्ल कौन सा है? तो आपका यहाँ पर जवाब है एक्वारेजिया। कौन सा अम्ल है? एक्वारेजिया। क्या होता है दोस्तों एक्वारेजिया? ये आपके HCl और HNO3 को मिलाकर बनाया जाता है। HCl और HNO3। HCl इसमें 3 भाग होता है और HNO3 का 1 भाग होता है। तो बहुत बार प्रश्न आता है, ध्यान रखना दोस्तों, कि HCl और HNO3 का एक्वारेजिया में कितना अनुपात होता है? तो 3:1 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल होता है 1 भाग। अगला प्रश्न देखिएगा, आधुनिक परमाणु सिद्धांत के प्रणेता माने जाते हैं। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत देने वाले जो थे वो थे जॉन डाल्टन। कौन थे दोस्तों? जॉन डाल्टन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सेव को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कृतनक दांत। सामने वाले जो दांत होते हैं उनको कहते हैं कृतनक दांत। और दांतों का सूत्र पूछ लिया जाता है दोस्तों, कभी कभार दांतों का सूत्र होता है 2 1 2 3/2 1 2 3 इंटू 2। मतलब कृतनक दांत होते हैं अपने प्रत्येक जबड़े में 2 दूनी 4 और नीचे वाले जबड़े में भी 4, कुल कृतनक दांत होते हैं 8। और फिर रत्नक दांत होते हैं 2 एकम 2 और नीचे भी अब होते हैं 2, मतलब 4 हो गए। और अगर चवर्णक आते हैं 2 दूनी 4, ऊपर 4 और नीचे 4, 8 हो गए। और चवर्णक दांत होते हैं 3 दूनी 6, मतलब ऊपर 6 और नीचे 6। तो ये धातु का सूत्र होता है 2 1 2 3/2 1 2 3 इंटू 2। तो कृतनक दांत जो होते हैं ये सेव को काटने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन से 2 रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? तो नारंगी और बैंगनी रंग को जब मिश्रित किया जाता है तो आपका हरा रंग बनता है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, आरएनए का अभिप्राय है। आरएनए का पूरा नाम पूछ रहा है, तो इसका पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए का, और डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, लोलक का संचलन क्या कहलाता है?
तो लोलक जो होता है उसका संचलन को कहते हैं दोलन गति। क्या कहते हैं दोस्तों? दोलन गति कहते हैं। अगला प्रश्न, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो बहुत बार पूछा जाता है नाइट्रोजन वायुमंडल में कितनी है? 78%। कितनी है दोस्तों? 78%। ऑक्सीजन होती है 21%। कितनी होती है? ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 21। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें CO2 की, तो CO2 वायुमंडल में 0.03% होती है। और आर्गन की बात करें तो आर्गन 0.9% होती है। ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है वायुमंडल में आर्गन 0.9%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और ऑक्सीजन होती है 21%। ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होती है 78%। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो आपका जवाब होगा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो होता है इसका उपयोग रोगियों की जांच करने में किया जाता है। मलेरिया संबंधित है। मलेरिया किससे संबंधित है? तो मलेरिया जवर से संबंधित है। मलेरिया एक तरह से बुखार होता है, इसमें जोड़ों में दर्द होता है, कंपन के साथ तेज बुखार आता है, ये आपका मलेरिया। वैसे मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है दोस्तों। किससे होती है? प्रोटोजोआ से। कौन से प्रोटोजोआ से होती है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। और मलेरिया रोग का वाहक होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। कौन सा मच्छर? मादा एनाफ्लीज मच्छर। इस रोग का वाहक होता है एनाफ्लीज मच्छर। अगला प्रश्न देखिएगा, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? तो आपका सही जवाब होगा इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन। ये अग्नाशय की बीटा कोशिका से निकलता है और ये हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा चूना जल। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो आपका जवाब होगा क्लोरोफिल। क्या कहते हैं इसको? क्लोरोफिल कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? पीतल हवा में कौन सी गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो यहाँ पर आपका जवाब है ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन के कारण पीतल का रंग बदल जाता है हवा में। चलिए अगला प्रश्न, बार किसकी इकाई है? तो बार होती है दोस्तों वायुमंडलीय दाब की। किसकी होती है? वायुमंडलीय दाब की। और वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र होता है बैरोमीटर। क्या होता है दोस्तों? बैरोमीटर। और दोस्तों पूछ रहे कि अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाए तो क्या होगा? तो आंधी और तूफान आने की संभावना। क्या होता है? आंधी और तूफान आने की संभावना। और अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो बरसात होने की संभावना। क्या होती है? बरसात। धीरे धीरे नीचे गिरे तो बरसात, और धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो आपके मौसम साफ होने की संभावना होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, ठोस को सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं, ठोस से सीधा गैस में बदलना होता है उदातीकरण या वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? उदातीकरण या वाष्पीकरण या ऊर्ध्वपातन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऊर्ध्वपातन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है? पहला आपका सही जवाब होगा यहाँ पर सल्फाइड परत। कौन सी परत? सल्फाइड परत बनने के कारण चांदी कैसा हो जाता है? बदरंग। अगला प्रश्न, चेचक होने की वजह है? तो चेचक कहते हैं बड़ी माता को। किसको कहते हैं? बड़ी माता को। और बड़ी माता रोग जो होता है ये वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से। इसका आप पूरा वीडियो डिटेल से देखना चाहते हो तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। मानव रोगों को विस्तार से समझाया गया है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं इसे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रतिरोध की एसआई इकाई है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। अगला प्रश्न देखिएगा, सबसे व्यस्तम मानव अंग है? तो सबसे व्यस्तम अंग होता है आपका हृदय या दिल। क्या होता है? हृदय या दिल।
बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा वास्तव में है तो इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कह सकते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे बेकिंग सोडा या मीठा सोडा भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न, आनुवंशिकता की इकाई है तो आनुवंशिकता की इकाई होती है जीन। क्या होती है दोस्तों? जीन। वैसे जीन शब्द का नामकरण जॉनसन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? जॉनसन ने किया था। और जीन की कृत्रिम खोज का श्रेय जाता है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। तो अगला प्रश्न देखिएगा, आनुवंशिकता के नियम की खोज की थी तो आपके ग्रेगरी मेंडल ने। किसने करी थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने करी थी आनुवंशिकता के नियम की खोज। अगला प्रश्न, कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप और पशु दोनों कोशिका झिल्ली दोनों में होती है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होती है, ध्यान रखना। पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है तो यहाँ पर आपका जवाब होगा पोटेशियम परमैंगनेट डालकर। पोटेशियम परमैंगनेट को अपन लाल दवा कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल दवा, साधारण भाषा में। इसका सूत्र होता है KMnO4। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट डालकर पानी की स्थायी कठोरता को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पानी का अधिकतम घनत्व होता है तो आपका सही जवाब होगा 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो यहाँ पर आपका जवाब है अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपन अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को अपसारी या अवतल लेंस लगाकर दूर कर सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी, और महाधमनी का दूसरा नाम है एरोटा। क्या कहते हैं इसको? एरोटा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है तो आपका जवाब होगा गैनीमेड। कौन सा है? गैनीमेड। ये बृहस्पति का उपग्रह होता है जो सौर प्रणाली का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला प्रश्न, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है तो यहाँ पर आपका जवाब होगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि अपने गले में पाई जाती है और एच आकार की होती है और गुलाबी रंग की होती है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। अगला प्रश्न, समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है तो समतल दर्पण की नाभिक का मतलब फोकस दूरी कितनी होती है तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। कितनी होती है? अनंत होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है तो ध्वनि की प्रबलता जो होती है ये आयाम पर निर्भर करती है दोस्तों। किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। प्रबलता और आयाम में क्या संबंध है पूछ लिया जाता है बहुत बार। प्रबलता जो होती है ध्वनि की वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती? आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। और ध्वनि की प्रबलता का सही मात्रक होता है डेसिबल। अगला प्रश्न देखिएगा, चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान होता है तो चाय में जो उत्तेजक पदार्थ होता है उसका नाम है कैफीन। और अगला प्रश्न देखिएगा, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है तो यहाँ पर आपका जवाब होगा कृमि के कारण। किसके कारण? कृमि के कारण। फाइलेरिया को अपन हाथी पांव की बीमारी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाथी पांव। फाइलेरिया, फील पांव, हाथी पांव भी कह सकते हैं। इसमें अपना पैर जो होता है वो सूजकर बहुत बड़ा हो जाता है, वो बीमारी है हाथी पांव और ये कृमि के कारण उत्पन्न होती है। वैसे इस रोग का वाहक होता है क्यूलेक्स मच्छर। कौन सा मच्छर? क्यूलेक्स मच्छर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मानव मूत्र होता है तो मानव मूत्र की प्रकृति होती है अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय, क्योंकि इसका पीएच मान होता है 6.0। कितना होता है? 6 होता है इसका पीएच मान। विटामिन ए का रासायनिक नाम है तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। बहुत बार पूछा जाता है, प्रश्न ध्यान रखिएगा। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। और विटामिन ए की कमी से रोग होता है आपके रतौंधी, रात्रि का अंधापन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा,
क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आपका जवाब होगा रॉकेट टेक्नोलॉजी में। कहाँ पर करते हैं? रॉकेट टेक्नोलॉजी में क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? तो पलकों के किनारे होती है मीबोमियन ग्रंथियां। ये हमारी आंख के अंदर होती है, जो अपनी मीबोमियन ग्रंथियां होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता? तो आपका सही जवाब होगा ग्रसिका। क्या होगा? ग्रसिका जो होती है वहां पर अपने कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न देखिएगा, अमाशय की दीवार में कौन सा एंजाइम निकलता है? अमाशय की दीवार से आपका निकलता है गैस्ट्रीन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? गैस्ट्रीन एंजाइम। अगला प्रश्न देखिएगा, रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो रुधिर एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न देखिएगा, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो यहाँ पर आपका जवाब होगा कोशिका द्रव्य का। किसका होगा? कोशिका द्रव्य का। अगला प्रश्न देखिएगा, सांप का जहर है? तो आपका जवाब होगा सांप का जहर एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन। अगला प्रश्न, किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर आपका जवाब होगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जीव जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। इसमें लगभग 10 लाख जीवों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में होता है ऑक्सीजन। कौन होता है? ऑक्सीजन। और यहीं पे पूछे आपसे कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है? तो आपका जवाब होगा कैल्शियम। कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम धातु तत्व है। और तत्व की बात करें तो आपका ऑक्सीजन, ये मानव शरीर में 65% होता है। कितना होता है? 65% ऑक्सीजन। कैल्शियम कितना होता है मानव शरीर में? 1.5%। कितना होता है दोस्तों? 1.5%। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? तो आपका जवाब होगा ब्रेकियल धमनी से। किससे मापते हैं? ब्रेकियल धमनी से रक्तचाप को मापा जाता है। हास्य गैस का रासायनिक नाम है? हास्य गैस को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। क्या कहते हैं? N2O इसका सूत्र होता है, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। अगला, कैलकुलस के आविष्कारक है? तो कैलकुलस के आविष्कारक है आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन को कैलकुलस का आविष्कार माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो शकरकंद एक जड़ का रूपांतरण है। किसका है? जड़ का। अगला, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो एड्स के विषाणु जो होते हैं वो लिम्फोसाइट को नष्ट करते हैं। लिम्फोसाइट होती है WBC का प्रकार। क्या होती है दोस्तों? WBC का प्रकार होती है। अपने शरीर में सबसे बड़ी WBC होती है मोनोसाइट और सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट। तो एड्स के विषाणु इस लिम्फोसाइट को नष्ट करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अंगुली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है? तो अंगुली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन होता है ग्लोबिन। कौन सा होता है दोस्तों? ग्लोबिन। पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? तो पक्षियों के उड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं ब्रेलिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रेलिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब होगा एपो एंजाइम। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। अगला प्रश्न देखिएगा, किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? तो यहाँ पर आपका जवाब होगा एड्रीनलिन। क्या होगा? एड्रीनलिन। एड्रीनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। इसे करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। इसे 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। 3F का मतलब होता है फियर, फाइट और फ्लाइट। अगला प्रश्न देखिएगा, बुद्धि का केंद्र स्थित है? तो बुद्धि का केंद्र है आपका प्रमस्तिष्क में। ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है और इसे सेरिब्रम के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है या सहायता करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक एंजाइम होता है आपका रेनिन। कौन सा एंजाइम? रेनिन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा,
हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए होता है एमाइलेज। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? तो केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। अगला प्रश्न, विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं जीरेंटोलॉजी। क्या कहते हैं? जीरेंटोलॉजी। बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है जीरेंटोलॉजी में। प्रोटीन की इकाई क्या है? प्रोटीन की इकाई क्या है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा एमिनो अम्ल। क्या होगा? एमिनो अम्ल होता है जो जिनसे मिलकर आपके प्रोटीन बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो आपका सही जवाब होगा टॉन्सिल में। कहाँ पर बनते हैं? टॉन्सिल में। अगला प्रश्न है, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति बनती है वसा और सेल्यूलोज की। वसा और सेल्यूलोज की। अगला प्रश्न, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपिड व प्रोटीन की। लिपिड यानी वसा और प्रोटीन की बनी होती है। अगला प्रश्न देखिएगा। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है। तो कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव होता है सेल्यूलोज। मतलब कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है और ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाइयाँ क्या कहलाती है? तो जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाई को कहते हैं गुणसूत्र। वैसे गुणसूत्र जो है इसकी खोज करने वाला था स्ट्रासबर्गर। कौन था दोस्तों? गुणसूत्र की खोज करी थी स्ट्रासबर्गर ने। और गुणसूत्र का नामकरण करने वाला था वाल्डेयर। कौन था दोस्तों? गुणसूत्र का नामकरण किया था वाल्डेयर ने और खोज करने वाला स्ट्रासबर्गर। अगला प्रश्न देखिएगा। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो आपका जवाब होगा प्रोटीन का। किसका होगा? प्रोटीन का। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो प्रोटीन का। अगला प्रश्न, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, है ना? कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। अगला प्रश्न, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो यहाँ पर जवाब होगा न्यूलैंड ने। किसने किया था? न्यूलैंड ने। अगला प्रश्न देखिएगा। बेसिमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है? तो यहाँ पर आपका जवाब होगा कास्ट आयरन से स्टील। कास्ट आयरन से स्टील। अगला प्रश्न, सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो सभी तेल हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं। अगला है, शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो शुष्क सेल का एनोड बनता है कार्बन का। किसका बनता है? कार्बन का। अगला प्रश्न देखिएगा। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटियों में होता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल कह दो या मेथेनोइक अम्ल कह दो। अगला प्रश्न, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो शीशे के संचयन वाले सेल में फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो उसे कहेंगे परमाणु क्रमांक। क्या कहेंगे? परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न देखिएगा। विद्युत रूप से परमाणु होता है तो विद्युतीय रूप से परमाणु होता है उदासीन। कैसा होता है? उदासीन। अगला प्रश्न, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। तो इसका सही जवाब होगा सोनार। क्या होगा? सोनार। सोनार महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को बताता है। अगला प्रश्न देखिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को इसका फ़ायदा दिलाएं। तो देखिएगा अगला प्रश्न, सेकंड के लोलक की काल अवधि होती है। तो सेकंड के लोलक की काल अवधि होती है 2 सेकंड। कितनी होती है? 2 सेकंड। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। वह पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। विद्युत चुंबक में करोड के रूप में इस्तेमाल होता है। तो विद्युत चुंबक में करोड के रूप में मृदु लोहा काम में आता है। क्या काम में आता है? मृदु लोहा। अगला प्रश्न देखिएगा।
स्नेल का नियम संबंधित है, तो स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल के नियम का सूत्र होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक या म्यू लिख सकते हैं, इसकी जगह म्यू आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कांच के किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो यहाँ पर आपका जवाब होगा लाल रंग। कांच के लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, तारों के टिमटिमाने का कारण है? तो तारों के टिमटिमाने का कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न देखिएगा, धूप के चश्मे की पावर होती है? तो धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। कितनी होती है? 0 डायोप्टर। अगला प्रश्न देखिएगा, मायोपिया का दूसरा नाम है? तो मायोपिया का दूसरा नाम निकट दृष्टि दोष। क्या है? निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न देखिएगा, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका प्रयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, इसका जो सूत्र है वो है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है और इसका उपयोग करते हैं टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो यहाँ पर आपका जवाब होगा एड्रीनलिन। कौन सा हार्मोन? एड्रीनलिन हार्मोन उत्तेजना के समय सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो आपका जवाब होगा फूल की कली से। कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। अगला प्रश्न है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है? तो सबसे तेजी से बढ़ता है आपका यूकेलिप्टस। कौन सा पौधा? यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न देखिएगा, शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो आपका जवाब होगा जड़ का। किसका होगा? जड़ का। पीछे भी आ चुका था शायद पीछे ये प्रश्न। तो शकरकंद आपके जड़ का उदाहरण है। अगला, हर्ट्ज किसके मापने की इकाई है? तो हर्ट्ज आवृत्ति को मापने की इकाई होती है। और आवृत्ति क्या होती है दोस्तों? किसी वस्तु में प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या, उसको कहते हैं आवृत्ति। अगला प्रश्न देखिएगा, आवर्त सारणी का आविष्कार किया गया था मेंडलीव के द्वारा। किसके द्वारा आवर्त सारणी बनाई गई थी? मेंडलीव के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्लाज्मोडियम विवोएक्स किस रोग का कारण होता है? तो आपका जवाब होगा मलेरिया द्वारा। किसका द्वारा? मलेरिया द्वारा। मतलब प्लाज्मोडियम विवोएक्स जो होता है ये प्रोटोजोआ मलेरिया रोग का कारण होता है। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल का खनिज घटक है? तो यहाँ पर जवाब होगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक कौन है? तो विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक है निकोला टेस्ला। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, लास्ट प्रश्न, जहाज की गति को अभिव्यक्त करते हैं? तो जहाज की गति को किस में मापते हैं? तो आपका जवाब होगा नोट में। किस में मापते हैं? नोट में मापते हैं। तो दोस्तों ये थे विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा और जो भी इस चैनल पर नए थे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों जल्द ही अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।